दोस्तों आज हम बात करेंगे 2003 में आई एक साउथ कोरियन क्राइम ड्रामा फिल्म मेमोरीज ऑफ मर्डर के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया था बोंग जून हो ने और जिसे IMDb पर 8.1 की रेटिंग्स मिली हैं। और अगर बात करूं मूवी की, तो ये कहानी साउथ कोरिया के 80 के दशक में घटित एक अनसुलझे मर्डर केस पर आधारित थी, जिसने उस समय पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब उस समय ऐसा क्या हुआ था, ये तो आपको कहानी जानने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया के एक शहर हास्यांग से, जहां हम एक बच्चे को एक खेत में देखते हैं। अब थोड़ी देर बाद उसकी नजर अपने पिता पर जाती है, जो किसी के साथ वहां आते हुए दिखाई देते हैं। और इस तरह हम पहली बार उस शहर के एक लोकल डिटेक्टिव पार्क डूमन को देखते हैं, जो आते ही खेत से सटी हुई एक नाली की जांच पड़ताल में जुट जाता है। अब वो वहां मौजूद एक कांच के टुकड़े से जैसे उस नाली के अंदर झांकता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और हम वहां मौजूद एक लड़की की लाश को देखते हैं, जिसे हत्यारे ने जोर जबरदस्ती करने के बाद मारकर वहां फेंक दिया था। अब इसी दौरान उसका ध्यान पास में खेल रहे बच्चों पर जाता है, जो हत्या से जुड़े सबूतों के साथ मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं। अब वो इस सिलसिले में शहर के तमाम छोटे बड़े गुंडों से पूछताछ में जुट जाता है, जिसके चलते वो उन लोगों की फोटोज खींचकर अपनी एक पर्सनल बुक बनाता है, जहां आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दौर में पुलिस के काम करने के क्या स्टैंडर्ड्स थे। खैर, अब उनकी नींद बहुत जल्दी टूटती है जब कुछ महीनों बाद एक और हत्या का मामला सामने आता है और फोरेंसिक टीम के मौके पर न होने की वजह से हम पार्क को ही सबूत इकट्ठा करते हुए देखते हैं, जहां वो इसकी रिपोर्ट अपने ऑफिसर सार्जेंट कू को देता है। लेकिन इसी दौरान उसकी नजर एक ट्रॉली पर जाती है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, बहुत देर हो जाती है और इस तरह एक बार फिर से कातिल उनकी गिरफ्त से निकल जाता है। अब लंच टाइम पर सार्जेंट उससे पूछता है कि वो खाना खाते दौरान उन चोर उचक्कों को कैसे देख लेता है, तो पार्क उसे अपना एक सीक्रेट बताता है कि वो किसी भी कैदी को उसकी आंखों में झांक कर पकड़ सकता है। अब शाम होते ही हम उसे अपनी बीवी सियोल के साथ देखते हैं, जो शहर के हॉस्पिटल में एक नर्स थी। अब उसे परेशान देख वो उसे शहर के एक रेस्टोरेंट के बारे में बताती है, जिसके मालिक का क्वांग नामक एक मंदबुद्धि बेटा है, जो हाल में मारी गई लड़की का अक्सर पीछा किया करता था। ये सुनते ही उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो उससे पूछताछ करने के लिए तैयार होता दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर हम उस लड़के क्वांग को देखते हैं, जिससे मिलने पार्क उसके पास पहुंचता है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर टॉर्चर करना शुरू करता है। अब इसी दौरान हम उसके पार्टनर योंग को भी वहां आते हुए देखते हैं, जो अपने गुस्से के स्वभाव के लिए अपने डिपार्टमेंट में बदनाम था, जो आते ही क्वांग को बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। और इसी तरह बिना किसी सबूत के आधार पर वो दोनों उसे कई घंटों तक टॉर्चर करते हुए दिखाई देते हैं। अब अगली सुबह हम उस शहर में आए एक नए डिटेक्टिव सीओ को देखते हैं, जिसे देश की राजधानी सियोल से वहां भेजा गया था, जो वहां आते ही पुलिस स्टेशन का रास्ता भटक जाता है, जिसके चलते वो अपने आगे चल रही महिला से जैसे ही रास्ता पूछता है तो वो महिला उसे वही हत्यारा समझकर भागने लगती है और पैर फिसल जाने के कारण नीचे गिर जाती है। अब वो जैसे उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है तो पीछे से आ रहे पार्क की नजर उस पर पड़ती है, जो उतरते ही उस पर हमला कर देता है और उसकी खूब धुलाई करता है। अब जैसे ही वो उसे गिरफ्तार करता है तो सीओ उसे अपनी सच्चाई बताता है, जिसे सुन पार्क उसका खूब मजाक उड़ाता है। अब सीओ का ध्यान अपने पैरों के पास रखे जूतों पर जाता है, जो कि दरअसल क्वांग के जूते थे, जिनकी मदद से पार्क उसी जगह वापस आकर नकली सबूत बनाता हुआ दिखाई देता है और पुलिस स्टेशन वापस आकर अपनी टीम से उसका परिचय करवाता है। अब शाम होते ही पार्क अपने साथी के साथ मिलकर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए अपने गुनाह कबूल करने के लिए कहते हैं। ये सुनते ही वो घबरा जाता है और उन्हें वारदात से जुड़ी जानकारी बताना शुरू करता है, जिसे वो दोनों टेप करना शुरू कर देते हैं। अब पास खड़े सीओ को उसकी कहानी कुछ अटपटी सी लगती है, जिसके चलते वो खुद इसका मुआयना करने ऑफिस पहुंचता है, जहां रात भर वो इस केस से जुड़ी सभी डिटेल्स को बड़ी बारीकी से समझता है। अब अगली सुबह शहर की मीडिया को बुलाकर केस सॉल्व होने की जानकारी दी जाती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर सीओ अपना डाउट क्लियर करने के लिए उस बंदी बनाए गए क्वांग के हाथों को नोटिस करता है, जिसे देख वो समझ जाता है कि वो अपराधी नहीं है। अब पुलिस वाले क्राइम सीन समझने के लिए क्वांग को उसी घटना स्थल पर वापस लेकर आते हैं, जहां सीओ सार्जेंट कू को सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन मीडिया के सामने अपनी बदनामी होने के डर से वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है। अब इसी दौरान क्वांग की नजर अपने पिता पर पड़ती है, जिसे देख वो मीडिया के सामने पुलिस वालों पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाता है, जिसके चलते मीडिया वाले अब पुलिस वालों को घेरते हुए नजर आती है और शाम होते होते मजबूरन उन्हें क्वांग को रिहा करना पड़ता है। अब अगली सुबह उनके इस कारनामे की खबर उनके एक सुपीरियर सार्जेंट शिन तक पहुंचती है, जिसे देख वो इसका मुआयना करने उनके दफ्तर पहुंचता है, जहां पार्क और उसके साथी उसे केस से जुड़ी जानकारी देते हुए नजर आते हैं और उनके हालात देख वो खुद जांच पड़ताल करने पहुंचता है।
जहां वो उनसे पूछता है कि उन दोनों हत्याओं में कोई समानता थी या नहीं, जिसे सुन सीओ से बताता है कि अभी तक 2 नहीं बल्कि 3 हत्याएं हो चुकी हैं। इतना कहकर वो उन्हें 2 महीने पहले गायब हो चुकी एक और लड़की के बारे में बताता है, जिसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली थी। साथ ही वो उन्हें बताता है कि सभी हत्याएं बारिश की रात में की गई थीं और मारी गई सभी लड़कियों ने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसकी ये बात सुन सार्जेंट इंप्रेस हो जाता है और उन्हें जल्द से जल्द तीसरी लाश ढूंढने को कहता है, जिसके चलते सीओ अपनी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर शाम तक उस तीसरी लाश को ढूंढने में कामयाब हो जाता है। अब लाश का मुआयना करने के बाद उन्हें पता चलता है कि हत्यारे ने उसकी भी बाकी दोनों लड़कियों की तरह हत्या की थी। जहां जांच अधिकारी उन्हें बताता है कि लाश पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जिसके चलते वो हत्यारे का डीएनए सैंपल लेने में असमर्थ हैं। ये देख सभी एक बार फिर से सोच में पड़ जाते हैं। अब अगली सुबह सभी क्वांग से मिलने उसके पिता के रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, जहां पार्क अपनी गलती सुधारने के लिए उसे नए जूते गिफ्ट करता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर क्वांग उसके साथी योंग को वहां देखकर गुस्से से भर जाता है और वहां से जाता हुआ दिखाई देता है। अब शाम होते ही एक बार फिर से उनका सामना तेज बारिश से होता है और हम एक बार फिर से लाल कपड़ों में एक लड़की को देखते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि उनकी एक महिला पुलिस ऑफिसर क्वान होती है, जो हत्यारे को पकड़ने के लिए उनकी मदद करते हुए दिखाई देती है। अब कई घंटे बीत जाने के बाद वो एक रेन शेल्टर में शरण लेते हैं, जहां उनकी मुलाकात स्कूल से लौट रही 2 लड़कियों से होती है। अब बातों का सिलसिला शुरू होता है, जहां उनमें से एक लड़की उन्हें स्कूल में उड़ रही अफवाहों के बारे में बताते हुए कहती है कि वो हत्यारा उनके स्कूल में मौजूद एक आउट हाउस में छुपकर रह रहा है, जिसे सुन सभी हंसते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एक और महिला को देखते हैं, जिसका पति उसे छाता लेकर फैक्ट्री में आने के लिए कहता है। अब जैसे वो फैक्ट्री के करीब पहुंचती है तो उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिसके चलते वो डर के मारे भागना शुरू कर देती है और तभी अचानक वो हत्यारा उस पर हमला कर देता है। जहां अगली सुबह खबर मिलते ही सभी लाश का मुआयना करने वहां पहुंचते हैं, जहां बारिश से खराब हो चुके पैरों के निशान देखकर वो एक बार फिर से निराश हो जाते हैं। अब उन सभी को चिंतित देख ऑफिसर क्वान उन्हें एक रेडियो शो के बारे में बताती है, जिसे वो अक्सर सुना करती है, जहां वो उन्हें बताती है कि एक गुमनाम शख्स हर बारिश की रात को सैड लेटर नामक एक गाने की फरमाइश करता है, जिसके चलते उसने रेडियो वालों से ब्रॉडकास्टिंग की रिपोर्ट मांगी थी। जहां उसने पाया कि सभी हत्याएं उसी तारीख को हुई थी जब जब ये गाना ब्रॉडकास्ट किया गया था। ये सुनते ही पार्क उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, लेकिन सीओ इस बात को सीरियसली लेते हुए रेडियो स्टेशन जा पहुंचता है, जहां वो उनसे फरमाइश करने वालों के पोस्ट कार्ड की मांग करता है, जिसे सुन आरजे उसे बताता है कि सभी पुराने पोस्ट कार्ड्स को कचरे में फेंक दिया जाता है, जिसके चलते हम उसे कचरा तक छानते हुए देखते हैं, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम पार्क को देखते हैं, जिसे चिंतित देख उसकी बीवी उसे किसी ओझा से मिलने की सलाह देती है, जिसके चलते वो एक बार फिर से उसकी सलाह मानते हुए एक महिला ओझा से मदद मांगता हुआ दिखाई देता है, जो उसे एक मंत्र देते हुए इसका जाप घटनास्थल पर जाकर करने को कहती है। जिसके चलते हम पार्क और उसके साथी को एक बार फिर से घटनास्थल पर देखते हैं, जिन्हें वहां सीओ भी आता हुआ दिखाई देता है और उसके वहां आते ही वो दोनों छुपकर बैठ जाते हैं। अब हम सीओ को देखते हैं, जो उसी गाने को सुनता हुआ घटनास्थल का मुआयना करते हुए दिखाई देता है और तभी अचानक उसे किसी की आहट सुनाई देती है और हमारी नजर वहां आते हुए किसी अनजान शख्स पर पड़ती है, जिसे देख सीओ भी छुपता हुआ नजर आता है। अब वो शख्स वहां आते ही घटनास्थल को बड़ी गौर से देखता है और किसी महिला के अंडरगारमेंट्स को वहां रखना शुरू कर देता है। अब उसे ऐसा करता देख पार्क उसे रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाता है, लेकिन उस शख्स को उनकी मौजूदगी का एहसास हो जाता है, जिसके चलते वो वहां से भागना शुरू कर देता है और उसे भागता देख तीनों उसका पीछा करते हुए दिखाई देते हैं, जो पीछा करते करते पास की फैक्ट्री तक जा पहुंचते हैं। जहां पहुंचते ही वो शख्स सैकड़ों की भीड़ में खो जाता है। अब तीनों उसे खोजने में जुट जाते हैं, जहां पार्क की नजर एक वर्कर पर जाती है, जिसे देख वो उसे धर दबोचता है। अब ये सब देख सीओ सोच में पड़ जाता है, लेकिन जल्द ही उसकी सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं, जहां वो पहली बार पार्क से इंप्रेस होता हुआ नजर आता है। अब हम पहली बार उस शख्स को देखते हैं, जिसे पार्क इन्वेस्टिगेट करता हुआ दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ योंग को उसके घर की तलाशी लेने के दौरान कई अश्लील मैगजीन भी मिलती हैं, जिसकी सूचना पार्क अपने सुपीरियर सार्जेंट शिन को देता है, जो उन्हें अपने हिसाब से पूछताछ जारी रखने के लिए कहते हैं, जिसके चलते वो उसका हाल भी क्वांग की तरह कर देते हैं, जो उनके हाथों टॉर्चर होने के बाद वो गुनाह तक कबूल कर लेता है, जो शायद उसने जिंदगी में कभी किए ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम सीओ को भी देखते हैं, जो चुपके से उनकी इन्वेस्टिगेशन को सुनता हुआ दिखाई देता है। अब वो शख्स अपने बयान में स्कूल के आउट हाउस का भी जिक्र करता है, जिसे सुनते ही सीओ इसकी छानबीन करने स्कूल पहुंचता है,
जहां उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है जो उसे कुछ दिन पहले रेन शेल्टर में मिली थी, जो उसे बताती है कि प्रैक्टिस के दौरान उसकी पीठ पर चोट लग गई है, जिसे सुन सीओ उसकी मदद करता हुआ दिखाई देता है और उसका धन्यवाद करते हुए वो लड़की उसे आउट हाउस जाने का रास्ता बताती है, जहां पहुंचते ही वो उसकी जांच पड़ताल में जुट जाता है। अब इसी दौरान उसकी मुलाकात वहां की एक कर्मचारी से होती है, जो उसे पास की पहाड़ी पर रहने वाली महिला के बारे में बताती है, जो अक्सर वहां आकर रात भर रोया करती थी, जिसके चलते स्कूल में अफवाहों का सिलसिला शुरू हो गया था। अब ये सुनते ही वो पहाड़ी पर पहुंचकर उस महिला से मिलता है, जो उसे देखकर घबरा जाती है और खुद को अंदर बंद कर लेती है। अब सीओ उसे अपनी सच्चाई बताता है, जहां वो अपनी मदद के लिए ऑफिसर क्वान को बुलाकर उसका बयान लेने के लिए कहता है, जहां वो महिला उसे हाल में हुई हत्याओं का जिक्र करते हुए अपने साथ बीती हुई घटना के बारे में बताती है, जहां 1 साल पहले उसका किसी अनजान शख्स ने बिल्कुल उसी तरह से यौन शोषण किया था। अब क्वान उससे उस शख्स के हुलिये के बारे में पूछती है, जिसे सुन वो महिला उसे बताती है कि अपनी जान बचाने के लिए उसने अपना सर नीचे झुकाए रखा, जिसके चलते वो उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। लेकिन जब उस शख्स ने उसे अगवा किया था तो उसका एक हाथ उसके मुंह पर था, जो किसी महिला के हाथों की तरह बहुत ही कोमल और मुलायम था। अब उसका बयान सुनते ही सीओ सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां वो बंदी बनाए गए उस शख्स के हाथों को चेक करता है, जो कि बहुत ही सख्त और कठोर थे, जिसके चलते वो उसे निर्दोष बताते हुए पार्क से उसे रिहा करने की बात करता है। अब ये सुनते ही पार्क गुस्से से भर जाता है और उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ क्वान उन्हें रोकते हुए रेडियो पर बज रहे उसी गाने को सुनाती है, जिसे सुनते ही सीओ खिड़की की तरफ भागता है और हम बाहर हो रही बारिश को देखते हैं, जहां वो हत्यारा अपनी एक और वारदात को अंजाम देता है। अब अगली सुबह हम उन्हें लाश का मुआयना करते हुए देखते हैं, जहां जांच के दौरान उन्हें लाश के अंदर से किसी फल के एक के बाद एक कई टुकड़े मिलते हैं और ऐसी बर्बरता देख पार्क का सोया हुआ जमीर हमें एक बार फिर से जागता हुआ दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ उन्हें रेडियो स्टेशन से ऑफिसर क्वान का मैसेज मिलता है, जहां उसे हत्यारे द्वारा भेजा गया पोस्ट कार्ड मिल चुका था। अब वो दोनों पोस्ट कार्ड पर दिए गए पते पर पहुंचते हैं, लेकिन घर खाली होने की वजह से दोनों निराश हो जाते हैं। अब वो दोनों उसके घर की तलाशी लेते हैं, जहां शोर सुनते ही उस घर की मालकिन उन्हें फैक्ट्री जाकर उससे मिलने की सलाह देती है। अब वो दोनों फैक्ट्री पहुंचते हैं, जहां पहली बार उनकी मुलाकात पार्क ह्युंग्यू नामक शख्स से होती है और इस तरह हम एक बार फिर से उन सभी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जो लगातार उससे एक के बाद एक कई सवाल करते हुए नजर आते हैं। अब इसी दौरान सीओ की नजर उसके हाथों पर भी जाती है, जिसे देख उसका शक और भी गहरा हो जाता है, जिसके चलते योंग अपना आपा खो देता है और उसे मारना पीटना शुरू कर देता है, जहां उसका ये बर्ताव देख चीफ उसे केस से बाहर निकाल देता है। अब अगली सुबह हम एक बार फिर से उन दोनों को देखते हैं, जहां गवाह न होने की वजह से दोनों निराश हो जाते हैं। लेकिन तभी सीओ का माथा ठनकता है, जिसके चलते वो दोनों क्वांग का दिया हुआ वो बयान सुनते हैं, जहां उसने हत्या से जुड़ी एक एक डिटेल बताई थी, और दोनों उससे मिलने उसके रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, जहां उन्हें शराब के नशे में धुत योंग दिखाई देता है, जो टीवी पर आ रही खबरों से तंग आकर उसे बंद कर देता है, जिसके चलते वहां बैठे सभी कस्टमर्स पुलिस को निकम्मा बताते हुए नजर आते हैं और अपनी आदत के चलते वो उनसे भिड़ जाता है। अब इसी दौरान क्वांग की नजर योंग पर जाती है, जिसे लोगों को मारते हुए देख वो गुस्से से भर जाता है और उसके एक पैर को जख्मी कर देता है। अब उसे घायल देख वो और डर जाता है और वहां से भागता हुआ दिखाई देता है, जहां उसका पीछा करते करते वो दोनों उसी घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं जहां वो वारदात हुई थी। अब वो दोनों उसे नीचे उतरकर उन्हें फिर से उस घटना के बारे में बताने के लिए कहते हैं, जिसे याद करते हुए वो उन्हें उस रात की असली सच्चाई बताता है, जहां वो खेत में रखी धान के ढेर में छिपा बैठा था और उसकी आंखों के सामने उस हत्यारे ने उस लड़की का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया था। ये सुनते ही वो दोनों उसे ह्युंग्यू की तस्वीर दिखाते हैं और इससे पहले कि वो कुछ कहता, उसके पिता कुछ लोगों के साथ वहां आ पहुंचते हैं, जो आते ही उन दोनों पुलिस वालों पर टूट पड़ते हैं, जिसके चलते क्वांग एक बार फिर से मौका पाकर वहां से भाग जाता है। लेकिन जल्दी वो दोनों हालात पर काबू पाते हुए एक बार फिर से उसे ढूंढने में जुट जाते हैं, जहां ढूंढते ढूंढते पार्क की नजर रेलवे ट्रैक पर जाती है और क्वांग को वहां खड़ा देख जैसे वो उसे बचाने की कोशिश करता है कि तभी ट्रेन उसे रौंदते हुए आगे बढ़ जाती है और इस तरह एक बार फिर से हम एक बेकसूर को मरते हुए देखते हैं, जिसके चलते उन्हें मजबूरन ह्युंग्यू को छोड़ना पड़ता है और शहर भर के तमाम अखबार उनकी बेइज्जती करते हुए दिखाई देते हैं। अब अगली सुबह ऑफिसर क्वान उन्हें हत्यारे का डीएनए मिलने की खबर देती है, जिसके चलते वो सभी लैब पहुंचते हैं, जहां पैथोलॉजिस्ट उन्हें बताता है कि प्रॉपर टेक्नोलॉजी न होने की वजह से उन्हें पाए गए डीएनए को अमेरिका भेजना पड़ेगा, जिसे आने में कुछ हफ्तों का समय भी लग सकता है। अब वहां से वापसी के दौरान पार्क की नजर योंग की लात पर जाती है,
जहाँ उसका घाव धीरे धीरे नासूर बन चुका था, जिसके चलते वो उसे दिखाने हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि टेटनस हो जाने की वजह से उसके पैर को काटना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम सीओ को देखते हैं, जो रात भर अपने शक के चलते पार्क ह्यूंग्यू पर अपनी नजर बनाए रखता है, जहां कुछ देर बाद उसकी आंख लग जाती है और हम उसे वहां से जाते हुए देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम पार्क की बीवी सियोल को एक मेडिकल स्टोर पर देखते हैं, जो आज काम से लेट हो जाने की वजह से घर पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट लेती है, जहां हम एक बार फिर से उस हत्यारे को घात लगाए हुए देखते हैं कि इसी बीच हमें एक और लड़की वहां से गुजरते हुए दिखाई देती है, जो कोई और नहीं बल्कि वही स्कूल गर्ल होती है जिसकी मुलाकात सीओ से हुई थी। और अपनी आदत के चलते वो हत्यारा सियोल को छोड़कर उस लड़की पर हमला कर देता है और इस तरह एक बार फिर से उस गुमनाम अंधेरे में जिंदगी मौत से हार जाती है। अब इसकी खबर मिलते ही सीओ घटनास्थल पर पहुंचता है, जहां उसकी नजर लाश की बैंडेड पर जाती है, जिसे देखते ही उसे वो लड़की याद आ जाती है और अपना आपा खोते हुए वो हमें वहां से जाता हुआ दिखाई देता है, जो सीधा जाकर पार्क ह्यूंग्यू के घर पहुंचता है, जो उसे मारते पीटते हुए घटनास्थल के करीब ले आता है, जहां वो बंदूक की नोक पर उसे अपना गुनाह कबूल करने के लिए कहता है। लेकिन इसी बीच पार्क वहां आ जाता है, जो आते उसे अमेरिका से भेजी गई डीएनए रिपोर्ट देता है। अब जैसे वो रिपोर्ट को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और हम देखते हैं कि उस भेजी गई रिपोर्ट में ह्यूंग्यू का डीएनए मैच नहीं हुआ था, जिसके चलते सीओ पूरी तरह से टूट जाता है और रिपोर्ट को पार्क के हवाले करते हुए वहां से जाता हुआ दिखाई देता है। अब पार्क की नजर रिपोर्ट पर जाती है, जिसे पढ़ते ही वो एक बार फिर से उससे पूछताछ करने में जुट जाता है। लेकिन तभी हम सीओ को अपनी पिस्तौल लिए वापस आते हुए देखते हैं, जो आते ही कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क उसे बीच में रोकते हुए उसकी आंखों में झांकना शुरू कर देता है, जहां हो ना हो उसकी आंखों में शायद उसे सच्चाई का एहसास हो जाता है, जिसके चलते उन्हें मजबूरन उसे छोड़ना पड़ता है और हम उसे गुमनामी के अंधकार में गायब होते हुए देखते हैं, जहां सबूतों की कमी के चलते आखिरकार केस भी धीरे धीरे बंद हो जाता है। अब वक्त अपनी करवट बदलता है और हम पार्क को अपने बढ़ते हुए परिवार के साथ देखते हैं, जहां वो रिटायर होने के बाद एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था और इसी के चलते एक बार फिर से उसका सामना उन्हीं बदनाम रास्तों से होता है जहां इन सब की शुरुआत हुई थी। और अपने अतीत को याद करते हुए वो एक बार फिर से उस नाली में झांकता हुआ नजर आता है, जिसे देख वहां से गुजर रही एक बच्ची उससे पूछती है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। और ये सुनते ही शायद जिंदगी में पहली बार उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता है। अब वो बच्ची उसे कुछ दिनों पहले की घटना के बारे में बताती है, जहां उसकी तरह एक और शख्स उसी नाली में झांक रहा था। ये सुनते ही पार्क उससे पूछता है कि वो देखने में कैसा लगता था, जहां वो लड़की उसे बताती है कि वो देखने में किसी आम इंसान की तरह ही लगता था। और ये सुनते ही पार्क कुछ देर सोचता है और झट से अपनी नजर घुमाते हुए ऑडियंस की तरफ देखता है और इस तरह फिल्म का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, फिल्म हमें पूरी तरह से झंझोड़ते हुए जुर्म की वो अनकही दास्तान सुना जाती है, जो जाते जाते अपने पीछे एक ही सवाल छोड़ जाती है कि आखिरकार वो हत्यारा था कौन। और बात करें कहानी की, तो हम करप्ट हो चुके सिस्टम की उस काली सच्चाई से भी रूबरू होते हैं, जिसके चलते हम पार्क और योंग जैसे लोगों को भी अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, जहां कामयाबी की इस चाहत में वो ये तक भूल जाते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्हें बचाने की उन्होंने कभी कस्में खाई थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम सीओ जैसे कानून के रखवालों को भी देखते हैं, जो बरसों पुरानी हो चुकी सिस्टम रूपी प्रथा के खिलाफ जाकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नजर आते हैं, जहां पथ पथ पर उसका सामना सच और झूठ जैसी पहेली से होता है, जिसका खामियाजा एक के बाद एक बेगुनाह को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। लेकिन इस लड़ाई में हम कुदरत का भी इंसाफ देखते हैं, जिसके चलते योंग जैसे लोगों को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन वो कहावत है ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, जिसके चलते अंत में सीओ जैसे ईमानदार लोगों को भी कानून अपने हाथों में लेना पड़ता है। लेकिन सच और झूठ के इस खेल में आखिरकार जीत सच्चाई की होती है, जिसके चलते एक और बेगुनाह सिस्टम के हाथों बलि चढ़ने से बच जाता है। तो दोस्तों, पर्सनली मुझे ये कहानी कहीं न कहीं फ्रॉम हेल का ही दूसरा पहलू लगी, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही कर चुका हूँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस कहानी का वो हत्यारा आखिरकार पकड़ा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ली छुन जे नामक उस हत्यारे की, जिसने सन 1986 से लेकर 1991 तक लगभग 15 वारदातों को अंजाम दिया था। लेकिन इसी दुनिया का एक और दस्तूर है कि मुलजिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग पीछे छोड़ ही जाता है, जिसके चलते उसे ढूंढने में 33 साल का समय लग गया, जहां 15 नवंबर 2019 को पुलिस द्वारा इस बात की पुष्टि करते हुए उसे दोषी करार दिया गया।